सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मोर्टल कॉम्बैट के बारे में, जो कि इस सीरीज की पहली फिल्म है। इस सीरीज में इस फिल्म के अलावा एक और फिल्म है जिसको हम आगे अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। ये कहानी है कुछ बेहतरीन योद्धाओं की, जो कुछ बेहतरीन योद्धाओं के साथ युद्ध करते हैं, इस बात को प्रूफ करने के लिए कि वो सबसे बेहतरीन और सबसे शक्तिशाली हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें चाइना का एक टेम्पल देखने को मिलता है, जहाँ पे हम दो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं और इनका नाम है सेंग और चैंग। और इस पूरी लड़ाई के दौरान शेंग हमेशा ही चैंग से मजबूत और ताकतवर नजर आता है और इसलिए वो थोड़े वक्त के बाद चैंग को हरा देता है और उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देता है। और हड्डी टूटने के बाद वो लड़का शेंग से विनती करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन शेंग उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उसको मारने लगता है। तभी वो आदमी अपने भाई को बुलाता है मदद के लिए और उसके भाई का नाम है लू कैंग। और इस चीज को देखने के बाद शेंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लू कैंग को कहता है कि इसको मारने के बाद मैं तुम्हें मारूंगा। और इतना कहने के बाद शेंग उस आदमी को मार देता है। और उसके थोड़े समय के बाद हम कैंग को देखते हैं, जिसको अभी उसके दादाजी का खत मिला है और उसमें उसके दादाजी ने लिखा है कि उसके भाई को किसी ने मार दिया है। और इस चीज को सुनते ही कैंग अपने घर के लिए चल पड़ता है और उसके बाद वो आता है अपने दादाजी के पास। और जब कैंग यहाँ पे आता है, उसके बाद उसके दादाजी उसे उस जगह पे लेकर के जाते हैं जहाँ पे उसके भाई की लाश मिली थी। और तब वो बताते हैं कि तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारी तरह था और उसे मार्शल आर्ट से बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो बहुत मन से इसको सीखता था और उसके साथ साथ वो टूर्नामेंट में जाने की प्लानिंग भी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे किसी ने मार दिया। और इस बात को जैसे ही कैंग सुनता है, उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो सबके सामने कहता है कि अब वो उस टूर्नामेंट में जाएगा और ऑर्डर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो उस टूर्नामेंट तक पहुंच गया तब उसे अपने भाई का कातिल भी पता चल जाएगा और उसके बाद ही वो अपने भाई के मौत का बदला ले पाएगा। और ये सब चल ही रहा होता है। इसी बीच हम देखते हैं लॉर्ड रेडन को, जिसे तूफान का देवता माना जाता था और यहाँ के सारे लोग भी इन्हें देवता मानते हैं। और यहाँ पे आने के बाद रेडन कैंग से कहता है कि अगर तुम उस टूर्नामेंट में सिर्फ बदला लेने की भावना से जाओगे तब वहाँ बिल्कुल भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। और ये सब सुनने के बाद कैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर आपको इतनी सारी चीजें पता है तब आपने मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया, क्यों उसे मरने दिया। तब रेडन कहता है कि अपने भाई को बचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी भी थी, लेकिन तुम हम सबको छोड़ के अमेरिका चले गए और हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए जितना जिम्मेवार तुम मुझे मानते हो उसके मौत के लिए, उससे ज्यादा जिम्मेवार तुम हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद कैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैं उस टूर्नामेंट में जाऊंगा और अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। और इतना कहने के बाद कैंग यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम हांगकांग का दृश्य देखते हैं, जहाँ पे सारे महान योद्धाओं को बुलाया गया था इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पे हम एक फिल्म स्टार को भी देखते हैं जिसका नाम है जॉनी केज, जिसकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं और उसके साथ साथ उसकी प्रसिद्धि भी कम हो चुकी है। इसीलिए वो चाहता है कि वो इस टूर्नामेंट को जीतेगा और उसके बाद फिर से अपनी प्रसिद्धि को वापस पाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैंग भी यहाँ पे आ चुका है और तब हमारे सामने एक बहुत ही अनोखा बोट आता है और ये बोट यहाँ पे सारे योद्धाओं को लेने के लिए आया है। और तभी हम यहाँ पे अमेरिकन स्पेशल फोर्स की एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है सोनिया ब्लेड। और सोनिया यहाँ पे कानो नाम के एक आदमी का पीछा करती हुई पहुंची है जिसने उसके पार्टनर को मार दिया था। और सोनिया यहाँ पे कानो को हर तरफ ढूंढ रही है। तभी उसकी नजर पड़ती है कानो पे और वो देखती है कि कानो उस बोट पे जा रहा है। उसके बाद सोनिया उसका पीछा करती है और वो भी उस बोट पे चली जाती है, क्योंकि सोनिया किसी भी कीमत पे कानो को पकड़ना चाहती है और अपने साथी का बदला लेना चाहती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग इस जहाज पे आ चुके हैं और तभी यहाँ पे शेंग आता है और यहाँ के सारे योद्धाओं का स्वागत करता है और कहता है कि आप लोग सबसे महान योद्धाओं में से एक हैं, इसीलिए आप लोगों को चुना गया है, लेकिन हमारे पास भी कुछ महान योद्धा हैं जिनके पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं जिनसे आगे आपका मुकाबला होने वाला है। और उसके बाद शेंग यहाँ पे अपने दो योद्धाओं को बुलाता है जिनका नाम है स्कॉर्पियो और सब जीरो। और ये दोनों के दोनों देखने में बड़े ही अजीब हैं। और यहाँ आने के बाद ये दोनों लोग अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगते हैं और ये लोग चाहते हैं कि इनकी शक्तियों से ये सारे लोग भयभीत हो जाएं। तभी यहाँ पे रेडन आ जाता है और उसके बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्हें यहाँ से दूर फेंक देता है। और उसके बाद शेंग को वार्निंग देता है कि टूर्नामेंट से पहले तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और किसी और योद्धा को करने भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। और इस चीज को सुनने के बाद शेंग उससे सॉरी कहता है और उसके साथ साथ शेंग ये भी कहता है कि वो इस टूर्नामेंट की गरिमा हमेशा ही बना करके रखेगा। और इतना कहने के बाद शेंग यहाँ से चला जाता है और उसके बाद रेडन जॉनी, कैंग और सोनिया से बातें करता है और कहता है कि तुम लोगों का यहाँ आना महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम लोगों को चुना गया है।
इस खास टूर्नामेंट के लिए जिसका नाम है मोर्टल कॉम्बैट। और इस टूर्नामेंट में तुम्हारा सामना बहुत ही पावरफुल लोगों से होने वाला है। और उसके बाद रेडन कहता है कि इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया है जिसे हम आउटवर्ल्ड कहते हैं, और तुम्हारा मुकाबला उस दुनिया के राजा से होगा जिसने सारे लोगों को गुलाम बना करके रखा है। और अब उसकी गंदी नजर है हम लोगों पे, यानी कि पृथ्वी पर, और वो बहुत ही जल्द हम लोगों को भी गुलाम बनाने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसे पृथ्वी पर आने के लिए मोर्टल कॉम्बैट को 10 बार जीतना पड़ेगा। और वो आदमी टूर्नामेंट को ऑलरेडी 9 बार जीत चुका है शैंक की मदद से, और अब वो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और सारी प्रकाष्ठा को पार कर सकता है। इसीलिए अब ये तुम लोगों की जिम्मेवारी है कि तुम उस आदमी को रोको। और इन सारी बातों को सुनने के बाद कैंग जान जाता है कि उसके भाई को शैंक ने ही मारा है, क्योंकि यहाँ पे उसे शैंक की सारी मक्कारियों के बारे में पता चल चुका है। और तब कैंग कहता है कि मेरा इस टूर्नामेंट से कोई भी वास्ता नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शैंक को मारने आया हूँ और अपने भाई का बदला लेने आया हूँ। और ये सुनने के बाद रेडन कहता है कि तुम अब भी वही गलती कर रहे हो। अगर एक बार फिर से तुम बदले की भावना से इस टूर्नामेंट में जाओगे, उसके बाद तुम यहाँ पे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। और तुम जितना सोचते हो शैंक उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए शैंक को मारने के लिए तुम्हें अपने आप पे बहुत ही ज्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जहाज पहुंचता है एक अनोखे आइलैंड पे, जहाँ पे इस टूर्नामेंट को खेला जाएगा। और यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि सारे लोगों का कनेक्शन बाहरी दुनिया से खत्म हो जाता है और उनके फोन्स का नेटवर्क बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम फिर से शैंक को देखते हैं जो कहता है कि कल सुबह इस टूर्नामेंट का पहला युद्ध होगा और आप लोगों में से किसी एक को सामना करना पड़ेगा महान योद्धा गोरो का, जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। और उसके बाद अगले दृश्य में हम प्रिंस गोरो को देखते हैं, जो कि देखने में बहुत ही भयानक है और इसके 4 हाथ हैं। और गोरो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो भी आउटवर्ल्ड का जनरल है। और उसके बाद हम यहाँ पे कानो को भी देखते हैं और शैंक कानो से कहता है कि तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि कल तुम्हारा मुकाबला होगा सोनिया से, और सोनिया एक अच्छी योद्धा है, तुम उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। और यहाँ पे शैंक गोरो से कहता है कि यहाँ पे एक और महान योद्धा है जिसका नाम है कैंग, और तुम्हें उससे बहुत ही संभल के लड़ना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद गोरो कहता है कि मैं अपराजित हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और इन सारी बातों को सुनने के बाद शैंक भड़क जाता है और कहता है कि हम इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये आखिरी टूर्नामेंट है जिसे हमें जीतना है और इसमें हम किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं कर सकते। और उसके बाद शैंक यहाँ पे किटाना के बारे में बात करता है, जो कि आउटवर्ल्ड के राजा की गोद ली हुई बेटी है और आगे इस दुनिया पे वही राज करने वाली है। और उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है और पहला फाइट हमें देखने को मिलता है सोनिया और कानो के बीच। और सोनिया को देख के ऐसा लगता है कि वो इस मुकाबले के लिए न जाने कब से इंतजार कर रही थी कि कब कानो उसके सामने आए और उसके बाद वो अपने साथी का बदला ले। और उसके बाद हम देखते हैं कि कानो एक खंजर बाहर निकालता है और सोनिया को दिखा के ये कहता है कि इसी खंजर से उसने उसके साथी को मारा था। और इस चीज को देखने के बाद सोनिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद शुरू में कानो सोनिया पे भारी पड़ता है और उसे घायल भी कर देता है, लेकिन उसके बाद सोनिया अपनी बुद्धि और फुर्ती का इस्तेमाल करती है और उसके बाद वो कानो पे भारी पड़ती है और अंततः वो कानो को मारती है और उसके बाद उसका बदला पूरा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरे मुकाबले को, जहाँ पे जॉनी केज का मुकाबला होता है स्कॉर्पियन से। और ये लोग एक बहुत ही रहस्यमयी जगह पे लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे हमें स्कॉर्पियन की बहुत सारी शक्तियाँ देखने को मिलती हैं, जिसके सामने जॉनी केज एकदम बच्चा लगता है और उसे देख के लगता है कि उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। और उसके बाद लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है और जॉनी केज उसका मुकाबला करते जाता है। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब स्कॉर्पियन आग छोड़ता है जॉनी केज पे और आग से बचने के लिए जॉनी केज एक ढाल का इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसी ढाल से वो स्कॉर्पियन का सर काट देता है और जॉनी केज इस मुकाबले को जीत जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पे तीसरा मुकाबला देखते हैं जो कैंग और सब जीरो के बीच होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब जीरो के पास भी कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं और सब जीरो अपनी शक्तियों से किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता था और यही चीज उसको एक खतरनाक योद्धा बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ कैंग की शक्तियां एकदम साधारण हैं, जिसे उसने कड़ी प्रशिक्षण के बाद सीखा है और इसीलिए यहाँ पे सब जीरो कैंग पे भारी पड़ता है। और इस लड़ाई में एक वक्त ऐसा आता है जब सब जीरो कैंग को मारने वाला होता है और वो उसको बर्फ में तब्दील करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे किटाना आ जाती है जो कि आउटवर्ल्ड के राजा की बेटी है और वो यहाँ पे सब जीरो के बजाय कैंग को चुनती है और वो कैंग को सब जीरो की कुछ कमजोरियां बताती है और कहती है कि सब जीरो की ताकत ही उसकी कमजोरी है। और इतना कहने के बाद वो कैंग को सब जीरो की तरफ पानी फेंकने को कहती है
और उसके बाद कैंग जैसे ही उसकी तरफ पानी फेंकता है, हम देखते हैं कि वो पानी जैसे ही सब जीरो का करीब जाता है वो पानी बर्फ में बदल जाता है और उसके बाद बर्फ का एक खंजर उसके शरीर के आर पार हो जाता है और कैंग इस लड़ाई में सब जीरो को हरा देता है। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि पहले चरण की लड़ाई इन तीनों लोगों ने जीत ली है। और इस चीज को देखने के बाद शैंक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी के कुछ चंद साधारण लोग इन महान योद्धाओं पे भारी पड़ेंगे। इसीलिए शैंक जाता है गोरो के पास क्योंकि गोरो ही उसकी आखिरी उम्मीद है और वो गोरो से कहता है कि अब तुम्हें ही हमें इस युद्ध को जिताना पड़ेगा। और उसके बाद हम अगला युद्ध देखते हैं गोरो और ली के बीच। ली भी पृथ्वी का एक साधारण आदमी है और गोरो यहाँ पे अपनी शक्तियों का कमाल दिखाता है और वो ली को बहुत ही जल्दी हरा देता है। और ली जैसे ही मरने वाला होता है उसी समय शैंक उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेता है। और ली की ऐसी हालत देखने के बाद हमारे तीनों योद्धा बहुत ही ज्यादा निराश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि ली एक बहुत ही अच्छा योद्धा है। इसीलिए इन सारी चीजों को समझने के लिए हमारे तीनों योद्धा पहुंचते हैं रेडेन के पास और ये सारे लोग रेडेन से कहते हैं कि गोरो एक जानवर है और उसे जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इस बात को सुनने के बाद रेडेन कहता है कि उससे जीता जा सकता है अगर तुम्हें अपने आप पे विश्वास हो तब। और उसके बाद रेडेन कैंग से कहता है कि जिस तरीके से तुम्हें सब जीरो की कमजोरी पता चल गई उसी तरीके से तुम सबकी कमजोरियां शैंक को पता है, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा और सबसे जरूरी अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ का अगला मुकाबला होने वाला है गोरो और सानिया के बीच। और इस चीज से सोनिया बहुत ही ज्यादा परेशान है और जब केज सोनिया को परेशान देखता है तब वो निश्चय करता है कि वो सोनिया की जगह गोरो से लड़ेगा। और इस बारे में बात करने के लिए वो पहुंचता है शैंक के पास और कहता है कि मैं प्रिंस गोरो को चैलेंज करना चाहता हूँ। तब शैंक कहता है कि मैं तुम्हारी शर्त को मानने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी 2 शर्तों को मानना पड़ेगा। और मेरी शर्त है कि विजेता को हमेशा चुनौती मैं दूंगा और उसके बाद मैं ही इसका निश्चय करूंगा कि यहाँ का फाइनल मुकाबला कहाँ पे होगा। और जॉनी केज इन सारी बातों को सुनने के बाद ज्यादा इस बारे में नहीं सोचता और हाँ कह देता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है गोरो और जॉनी केज का मुकाबला। और जॉनी केज को देखने के बाद लगता है कि वो मानसिक तौर पे बिल्कुल तैयार है गोरो का मुकाबला करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गोरो भी तैयार है जॉनी केज को मारने के लिए। और उसके बाद गोरो जॉनी केज से कहता है कि आज मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। और ये सुनने के बाद जॉनी केज वहाँ से भागने लगता है और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये भाग क्यों रहा है। तभी हम देखते हैं कि जॉनी केज पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और गोरो भी उसका पीछा करते करते वहीं जा रहा होता है। और उसके बाद जब गोरो जॉनी केज के पास पहुंचता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे एक बहुत ही बड़ी खाई है और जॉनी केज इसी खाई के लिए ऊपर आ रहा था ताकि वो गोरो को नीचे फेंक सके। और गोरो के यहाँ आने के बाद जॉनी केज उसे एक किक मारता है और उसके बाद गोरो नीचे गिर जाता है, लेकिन गोरो एक पहाड़ की चट्टान को पकड़ के लटका हुआ होता है। उसके बाद जॉनी केज उसके पास जाता है और उससे कुछ मजाकिया शब्द कहता है और उसके बाद गोरो नीचे गिर के खत्म हो जाता है और जॉनी केज इस मुकाबले को जीत जाता है। और शैंक को जैसे ही ये खबर मिलती है वो भड़क जाता है और उसके बाद वो सोनिया को पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रेडेन और कैंग उसे देख लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब शैंक कहता है कि मैंने जॉनी से ये शर्त ली थी कि मैं जिसको चाहूँ उसको लड़ाई के लिए चुन सकता हूँ, इसीलिए मैं सोनिया को चुनता हूँ और शर्त के मुताबिक मैं अपनी जगह भी चुन सकता हूँ। और इतना कहने के बाद एक जादुई पोर्टल के सहारे शैंक सोनिया को लेकर चला जाता है। तब रेडेन कैंग और केज को बताता है कि आखिर वो सोनिया को लेकर के कहाँ गया होगा। वो सोनिया को लेकर के शैतानी राजा के महल पे गया है और रेडेन ये भी कहता है कि वो उस महल में नहीं जा सकता, इसलिए इन दोनों को ही जाकर के वहाँ पे सारी चीजों को संभालना पड़ेगा। और रेडेन ये भी बताता है कि जब तक सोनिया उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक आखिरी मुकाबला शुरू नहीं होगा। और इन सारी बातों को सुनने के बाद कैंग और केज आउटवर्ल्ड के राजा के महल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद वो भी उसी जादुई पोर्टल के सहारे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और ये जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है और यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती हैं। तभी हम राजा के सेवक रेप्टाइल को देखते हैं और वो कैंग पे हमला कर देता है और उसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और शुरू रेप्टाइल कैंग पे भारी पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है जब कैंग रेप्टाइल पे हमला करने लगता है और उसके बाद अंततः वो रेप्टाइल को मार देता है। और रेप्टाइल के मरते ही यहाँ पे किटाना आ जाती है और उसके बाद वो कैंग को बताती है कि पहले इस आउटवर्ल्ड के राजा उसके असली पिता थे, लेकिन जब मोर्टल कॉम्बैट के टूर्नामेंट में उसके 10 महान योद्धा मारे गए उसके बाद इस हैवान राजा ने यहाँ पे कब्जा कर लिया और उसके साथ साथ उसने किटाना के माता पिता को भी मार दिया। और उसके बाद जबरदस्ती उसने किटाना को गोद ले लिया और यहाँ के हालात तब खराब हुए जब उसका सेवक शैंग आया। उसके बाद उसने आउटवर्ल्ड को और भी ज्यादा तबाह कर दिया और अगर वो फिर से इस बार इस टूर्नामेंट को जीता तब वो पृथ्वी की भी वही हालत करेगा जो उसने आउटवर्ल्ड का किया।
और फिर किटाना इन्हें बताती है कि इन्हें किन चीजों का सामना करना होगा आखिरी मुकाबले में। उस मुकाबले में सबसे पहले तुम्हें दुश्मन का सामना करना पड़ता है, उसके बाद तुम्हें अपने आप का सामना करना पड़ता है, और अगर तुमने इस दोनों चीजों को जीत लिया उसके बाद अंत में तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हो। और उसके बाद हमारे सामने आता है ब्लैक टावर का दृश्य जहाँ पे आखिरी मुकाबला होने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शेंग ने सोनिया को बांध रखा है और वो सोनिया को कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इस मुकाबले को स्वीकार कर लो। तब सोनिया कहती है कि नहीं, मैं इस मुकाबले को कभी स्वीकार नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त यहाँ पे आते होंगे मुझे बचाने के लिए। और तभी हम कैंग और जॉनी को देखते हैं जो कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और शेंग जैसे ही इन दोनों को देखता है वो समझ जाता है कि किटाना ने इनकी मदद की है। उसके बाद वो किटाना पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम हमसे धोखा कर रही हो। तब किटाना कहती है कि धोखा मैं नहीं तुम कर रहे हो, और अगर राजा को इस बारे में पता चला कि तुम इस मुकाबले को धोखे से जीतना चाहते हो तब वो तुम्हें हमेशा के लिए गुलाम बना देंगे। और इस बात को सुनने के बाद शेंग समझ जाता है कि वो अब गलती नहीं कर सकता, इसीलिए वो जॉनी को चैलेंज करता है। तभी कैंग उसके सामने आ जाता है और कहता है कि इस फाइनल मुकाबले के लिए मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, और शेंग भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद शेंग और कैंग के बीच घमासान लड़ाई शुरू होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही शानदार योद्धा हैं, लेकिन इस युद्ध की शुरुआत में ही कैंग शेंग पे भारी पड़ता है और उसके बाद वो उसे नीचे गिरा देता है जिससे उसका खून निकलने लगता है। और अपना खून देखते ही शेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसके बाद अपने 7 योद्धाओं को वहाँ पे बुला देता है जिसकी रूह उसके अंदर बसी थी। और उसके बाद वो 7 योद्धा बारी बारी से कैंग पे हमला करने लगते हैं, लेकिन एक एक करके कैंग उन 7 योद्धाओं को मार देता है। और इसे देखने के बाद शेंग समझ जाता है कि कैंग को मारना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ पे अपनी अगली चाल चलता है और वो कैंग के भाई का रूप ले लेता है और उसके बाद वो कैंग को भ्रमित करने लगता है। और तभी आसपास जमीन के अंदर से खंजर बाहर आने लगते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कैंग का पूरा नियंत्रण देखने को मिलता है अपने आप के ऊपर। और कैंग शेंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम शेंग हो, इसलिए तुम अपनी गीदड़ भक्तियां बंद करो क्योंकि तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथ से होने वाली है। और ये सुनने के बाद शेंग कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते क्योंकि मेरे अंदर हजारों योद्धाओं की रूह बसी है। और इतना कहने के बाद दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंग बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। वो शेंग को कभी भी पलटवार नहीं करने देता और वो शेंग पे भारी पड़ता ही जाता है। और एक वक्त के बाद कैंग शेंग को उन खंजरों के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद शेंग की मृत्यु हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि शेंग के शरीर से एक रोशनी निकल रही है और ये रोशनी होती है उन हजारों योद्धाओं की रूह की जो अब तक उसके शरीर के अंदर गुलाम थे, लेकिन अब वो लोग मुक्त हो चुके हैं। और उन हजारों रूहों के बीच हम कैंग के भाई को भी देखते हैं और कैंग का छोटा भाई कैंग का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसके बाद ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है और ये सारे लोग पहुंचते हैं उस मंदिर में जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे सारे लोग हमें बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। यहाँ पे रेडन भी खुशी मना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही तेज बिजली कड़कती है और तभी हमारे सामने आता है आउटवर्ल्ड का राजा। और वो राजा कहता है कि मैं यहाँ पे तुम सबकी आत्माओं को गुलाम बनाने आया हूँ, इसलिए अपनी आत्माओं को मेरे हवाले कर दो। और ये सुनने के बाद यहाँ के सारे योद्धा फिर से एक बार लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तुम किसी भी पृथ्वीवासी के रूह पे कब्जा नहीं कर सकते। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन इस फिल्म की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इस फिल्म की आगे की कहानी हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में, जब हम एक्सप्लेन करेंगे मोर्टल कॉम्बैट का दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।